कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। अजीत द्विवेदी जी आए कई दिनों के बाद, बहुत स्वागत अजीत जी आपका भी। और देवेंद्र पराशर जी हमारे इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका भी। राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर हमने ये कहा है कि राहुल क्या कुछ भी कहेंगे, ऐसा क्यों? अभी आपको राहुल गांधी की बात हम सुनवा देंगे। सर आज कुछ नई बातें, नए एलिमेंट जोड़े हैं उन्होंने अपनी बात में। आर्थिक सुनामी आ रही है, ये भी वो पहले बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये भी वो बोल चुके हैं। इसके बीच में कुछ नया बोला है। नया बोला ये है कि इस सरकार में उनके लोग बैठे हैं, इस सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में राहुल गांधी के लोग बैठे हैं जो उनको खबरें देते हैं। और वो कह रहे हैं ये अंदर से विद्रोह हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में। और वो जो लोग हैं उन्होंने नाम लिया मुख्य चुनाव आयुक्त। वो कौन से वाले नहीं समझ में आ रहा है कि देश में तो एक ही है, में तो एक ही है भाई। और उसको तो आप रोज गाली देते हो और कह रहे हैं कि 3 साल से तो, और वो तो वो कह रहे हैं कि मुझे खबरें देता है। चीफ ऑफ इंटेलिजेंस मानता हूँ, चलिए आईबी चीफ के लिए कह रहे होंगे। रॉ का भी चीफ दे रहा हो तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। इंटरनल है तो आईबी चीफ, तो आईबी का चीफ उनको खबरें दे रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा सीनियर जुडिशरी। यहां थोड़ा सा लिहाज कर लिया उन्होंने, सीधे जस्टिस नहीं कहा, सीजीआई बोल देते तो तुरंत। इसीलिए मैंने कहा यहाँ थोड़ा लिहाज कर लिया उन्होंने। सीनियर जजेस, सीनियर जुडिशरी, वो मुझे खबरें देते हैं और इसका मतलब ये अंदर से विद्रोह हो गया है। और अब आप देखेंगे, फिर उन्होंने कहा एक दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस सब को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी हो सकता है देश में इमरजेंसी लगा दें। एक तो मतलब मुझे पता नहीं किसी ने उनको ये कभी कहा है कि नहीं कहा, कि मैं जो बोलना है बोलो, जैसे बोलना है बोलो, इमरजेंसी शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। उनको ये सजेस्ट करना, कोई तो उनको सजेस्ट करता है कि ये शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, कि वो भूल जाते हैं कि करेगा, क्योंकि अब हो वही रहा। उनके मुंह से इमरजेंसी निकला और हर जगह इमरजेंसी क्या थी, इमरजेंसी किसने लगाई थी, इमरजेंसी में क्या हुआ था, अब वो सब शुरू। लेकिन फिर भी अब चलिए उनके मुंह से निकल तो गया। अब उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको देवेंद्र पराशर जी बताएंगे मोदी सरकार में कौन से खबरी बैठे हैं राहुल गांधी के। ठीक है, आपको बताना है। आप राहुल गांधी को सुनिए। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सारी बातें कर दी सर उन्होंने। अब देवेंद्र जी से शुरुआत करनी चाहिए ना सर आज? तो बिल्कुल ठीक है, तो देवेंद्र जी जानकारी उन्हीं के पास, सारी जानकारी इन्हीं के पास, हम लोगों के पास तो ओपिनियन है। मुख्य चुनाव आयुक्त उनको मैसेजेस भेजते हैं। उन्होंने कहा मेरे फोन में मैसेजेस पड़े हैं। मैं मतलब ज्ञानेश कुमार जी के लिए कह रहे हैं क्या ये, कि ज्ञानेश कुमार जी मुझे मैसेज करते हैं? सीसी तो वही है। तो फिर तो क्या कहें अब? वो अगर मैसेज करेंगे ज्ञानेश जी उनको, तो यही करेंगे कि भाई माफ़ी मांगोगे कि नहीं मांगोगे।
विज्ञान भवन में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनके पास राहुल गांधी का नंबर हो तो कुछ और भी मैसेज करना चाहेंगे। और ये बहुत ही विचित्र बात है। हालांकि आप सिस्टम में सौरभ अगर देखें तो हर सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो कि संतुष्ट होते हैं, सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। जो नकारात्मक होते हैं वो कुछ तरह की चीज़ें मैसेज पहुँचाते रहते हैं। दूसरी चीज़ की साइकोफेंसी का एक बहुत बड़ा हथियार होता है पॉलिटिकल कॉरिडोर में। सर ये पता चला है अब या तो लोग राहुल गांधी के मजे ले रहे हैं या राहुल गांधी खुद के अपने मजे ले रहे हैं। वो साइकोफेंसी में खूब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आरोप नेता ऐसे लगाए जाते हैं कि जैसे पवन खेड़ा ने जो असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, इसी साइकोफेंसी के तहत किसी ने उनको पकड़ा दिया। साहब ये पता चला है, ये पता चला, ये पता चला है। किसी ऑफिसर का नाम ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे ने उनको दिया होगा, तो किसी हवाले के तहत कर दिया गया, उन्होंने कर दिया। बाद में जब एफआईआर हुआ तब समझ में आता है। तो राहुल गांधी के केस में अगर आप देखें तो सीसी वाले मामले में तो आप एकदम से मतलब क्या कहें कि वो इसके बाद मेरी इस मसले पे सीसी से बात नहीं हुई। मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि इस कमेंट के बाद आपको कैसा लगा था। और सीरियस नोट जो आपने कहा कि हाँ सिस्टम में दोनों तरफ के लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके साथ संपर्क में होंगे, बिल्कुल होंगे, उसमें वो हैरानी मुझे भी नहीं हुई। सीईसी को भी मैं अगर कहूँ तो मुझे लगा वो कहना चाह रहे हैं शायद पूर्व मुख्य चुनाव आयोग, तो ये हो सकता है। अब गणेश कुमार तो नहीं करेंगे नहीं, बट लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि अंदर की बात बताते हैं। तो अंदर की बात तो जो अभी है वही बता सकता है। जो रिटायर हो गया तो उसको अंदर की बात क्या मालूम। तो हम लोग ही ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं क्या राहुल जी को? बहुत ज्यादा। मतलब ये उनका मामला वैसा ही है जैसे चाट खाने जाए ना तो फीका लग रहा है तो मिर्च मसाला बढ़ा देता है, फिर आपने शिकायत की फिर बढ़ा दिया, तो वो हर बार अपने बयान में कुछ चीज बढ़ा देते। विद्रोह हो रहा है सरकार में। अच्छा, विद्रोह कहीं दिखना तो चाहिए भाई। चुनाव भी हो रहा है इस देश में, चुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, तो विद्रोह का कोई संकेत तो मिलना चाहिए। कोई सड़क पर आ जाए, कोई संस्था आ जाए, कोई संस्था बोलना शुरू करे प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वोट देना शुरू करे लोग। मतलब कहीं से तो कुछ होना चाहिए। कोई छात्र आंदोलन शुरू हो जाए तो कोई उसका कोई मतलब उसकी शुरुआत भी तो कहीं से दिखनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब है आप सपना देखते हैं और सवेरे उसका प्रसारण करते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण होता है, उस पर जो है चैनल्स पे चर्चा हो जाती है। ऐसा वैसा विद्रोह नहीं, इतना बड़ा विद्रोह कि मोदी जी इमरजेंसी लगा देंगे। अब उनको मालूम है कि विद्रोह होगा तो इमरजेंसी ही एक तरीका है। बिना विद्रोह के कांग्रेस जो है इमरजेंसी लगा चुकी है, तो उनको लगता है कि और क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे। और अगर वो इमरजेंसी की बात न करें तो उनकी बात को गंभीरता से कैसे लेंगे लोग। उनको लगता है कि इमरजेंसी की बात बोलने से बात और गंभीर हो जाती है कि मामला इतना बिगड़ चुका है कि कंट्रोल नहीं कर सकते बिना इमरजेंसी के, तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। गनीमत है उन्होंने अभी, हमको लगता है अगले सपने के बाद बोलेंगे कि संविधान जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन राहुल का मतलब तो वही हुआ ना जो इंदिरा गांधी ने किया था, बिल्कुल, कि आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल एक ही तरीके की इमरजेंसी होती है। ये आज पता नहीं क्यों संविधान नहीं याद आया उनको कि ये संविधान खत्म कर देंगे। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी छूट उनको मिली हुई। आज एक ज्ञानी आदमी से मैं यही बात कर रहा था सर, तो ये इमरजेंसी वाली बात, तो उन्होंने एक बात बताई वो सोचने वाली थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जिस क्लॉज को की बिना पर लगाया इमरजेंसी लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वॉर, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस पर भी लगता है। तो ये उस समय वो अमेंडमेंट हो गया, यस, तीन ही पैरामीटर थे, उसमें से उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस चुन के लगा दी थी। अब वो है ही नहीं संविधान में, इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा अब इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह अगर देश के अंदर हो जाए तो आप लगा सकते हैं। अगर जंग नहीं है, कहीं जंग हो रही है तो आप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री। जंग नहीं है, शांति काल में आप केवल सशस्त्र विद्रोह पर लगा देंगे। तो कौन सा सशस्त्र विद्रोह हो रहा है सर देश के अंदर? देखिए, नक्सलिज्म खत्म हो गया, नक्सलवाद तो खत्म हो गया। यदि आप इस आयरनी को देखिए, जो ये अभी पूरा घटनाक्रम है, इसको देखिए। इमरजेंसी जो 75 में लगी थी, उसके क्या स्थितियां थी। जो यही रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था और उसमें उन्होंने जो बात कही थी, उसी बात को दूसरे तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश की मिलिट्री को, उन्होंने कहा था पुलिस को, कहा था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, कहा था कि आप कोऑपरेट मत करिए इस सरकार से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने, जगमोहन लाल सिन्हा ने, इनके चुनाव को
रद्द कर दिया है इंदिरा गांधी के, और सुप्रीम कोर्ट से भी पार्शियल राहत मिली है। वो उस समय गर्मी की छुट्टियां थी और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर की बेंच ने भी पार्शियल राहत दी है। अब किसी प्राइम मिनिस्टर को जो एमपी हो और उसको ये राहत मिले कि आप क्या आप एमपी रहेंगी और पार्लियामेंट नहीं जा सकेंगी, तो ये तो कोई पार्लियामेंट जा सकेगी, वोट नहीं कर सकेंगी। वही कारण, तो ये कोई रिलीफ तो था नहीं, लेकिन इतना ही रिलीफ उनको मिला था जस्टिस वी कृष्णा अय्यर के यहाँ से। तो ये उसको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसको मत मानिए, आप अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आप कोऑपरेट मत करिए गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद तब इंदिरा गांधी ने कहा कि ये उकसा रहे हैं मिलिट्री को और पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिवोल्ट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम इमरजेंसी लगा देंगे। अब आप राहुल गांधी की बात को सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिवोल्ट हो रहा है अंदर से। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये रिवोल्ट के लिए उकसा रहे हैं लोगों को और इसलिए इमरजेंसी लगानी है। इंदिरा गांधी ने इसलिए इमरजेंसी लगाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिवोल्ट हो चुका अंदर से रिवोल्ट हो चुका है। जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चुनाव आयोग के लोग हैं, जुडिशियरी के लोग हैं, वो सब अब रिवोल्ट कर रहे हैं और इसलिए सरकार इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये विडंबना देखिए स्थितियों का उनके कहने का सामने देखिए, तालमेल देखिए दोनों बातों में। अब ये दो एक चीजें और हैं इसमें, हम इसको सीरियसली इसलिए इनकी बातों को थोड़ा कई बार लेना होता है, वो इसलिए क्योंकि दो एक बातें तो इनकी ऐसी हैं जो आपसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। नहीं, हम लेते हैं, मतलब प्रदीप जी तो सीरियसली लेते ही नहीं है, प्रदीप जी नहीं लेते हैं। तो जैसे उन्होंने दो बातें कही, मतलब बड़ा समय है आपके पास। देखिए 100 एमपी की पार्टी का नेता है, लोगों की बहुत जरूरत है देश में। अच्छा नहीं 100 एमपी की पार्टी का नेता, लोकसभा में 100 एमपी है, उसका नेता है वो, लोकसभा में नेता बिल्कुल है। तो और 4 राज्यों के में सरकारें हैं। क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो अब देखिए दो बातें समझिए। एक तो जो इकोनॉमिक जो उन्होंने सुनामी की बात कही है, एक उनके साथ एक समस्या यह है कि सुपरलेटिव डिग्री में बोलते हैं, हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार के साथ बोलते हैं कि सुनामी आने वाली है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो है ही ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो कंट्री के सामने है ही ना। अन्यथा बैक टू बैक 2 कॉलम सुरजीत भल्ला का आप पढ़िए, जिसमें पहले कॉलम में उन्होंने लिखा कि बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन इकोनॉमी फॉल कर रही है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और कल जो दूसरा कॉलम आया उसमें उन्होंने लिखा कि 2014 में भारत और इंडोनेशिया ने एक साथ शुरू किया। इंडोनेशिया ने रेपुटेशन, मतलब उसने सम्मान अर्जित किया और निवेश अर्जित किया। भारत को अपमान मिला और भारत का इन्वेस्टमेंट भी बाहर चला गया, एक्सोडस हुआ। तो ये और भी लोग कह रहे हैं, मतलब हम अभी एक रिसेंट उसमें कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। तो इकोनॉमी को लेकर के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, वो सबको दिख रहा है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अगर ये चीजें नहीं ठीक होती हैं होर्मुज की खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, तो 10 साल में जो गेन है वो सब समाप्त हो जाए। ठीक है, ये बात। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। और दूसरा एक जो डिस्कनेक्ट है, जिसको हम लोगों ने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट बना और 2.25 करोड़ लोग फॉलो करने लगे, 2.25 करोड़ लोग। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट है और एक असंतोष है, चाहे वो नौजवानों में हो। नीट की परीक्षा कैंसिल हुई है, 23 लाख बच्चे हैं। सीबीएसई की परीक्षा में परेशानी हुई, 18 लाख बच्चे हैं। CUET की परीक्षा में 3600 लोग नए सिरे से दोबारा परीक्षा देंगे, उनकी परीक्षा नहीं हो सकी है। तो ऐसी कई चीजें हुई हैं, वो डिस्ट्रेस है नौजवानों के बीच में। सर देखिए, तो ये दो बातें जो हैं, जो असंतोष और डिस्कनेक्ट, देखिए असहमति के लिए वहां फिर आप बात करने की गुंजाइश कम हुई है। मैं आपकी दोनों बातों को पार्शियली स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पार्शियली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये तो राहुल गांधी की बात हो रही है ना। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया उनकी बात। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कहें या ये कहें कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, दोनों एक ही बात कहने के दो तरीके हैं। अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रेस है तो आप निष्कर्ष पे पहुंच गए, अगर चैलेंजेस कहें तो वो बहस का मुद्दा है। एक बात तो ये। दूसरा, परीक्षाओं में दिक्कत हो रही है, इतना बड़ा देश है, प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भी मान लिया। कॉकरोच जनता पार्टी को 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया, चाहे सोशल मीडिया पर किया, किसी भी वजह से किया, वो भी ग्रांटेड है। कितने हजार लोग हैं जो भारत से जिन्होंने सब्सक्राइब किया। सर मैं कह रहा हूं एनी विच वे, ये सारी बातें स्वीकारने के बाद भी रिवोल्ट कह देना, ये देश खड़ा हो गया है, देश जो है। तो वही कह रहे हैं। तो हमने पहले इस बात को भी उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री में कहा है कि सुनामी आ रही है। देखिए अभी सुनामी नहीं आ रही है, इससे बड़ा संकट था सब प्राइम क्राइसिस था 2008 का, इससे बड़ा संकट था ना। लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक डूब गए थे, 28 बैंक अमेरिका में डूब गए थे, हम लोग भी उभर गए उस संकट से, हम लोग भी निकले ना। ग्लोबल बड़ा क्राइसिस था 2008। हाँ, और ये क्राइसिस भी दुनिया के सामने बिल्कुल। और इस क्राइसिस का भी ऐसा नहीं है कि नहीं ओवरकम कर पाए। उनकी बातों से ऐसा लगता है एज इफ वो उत्सुकता से बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि ये हो तो सही।
और ये वो दिन तो आए। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं बोला है ना उन्होंने। याद होगा जब प्रधानमंत्री को मारने की बात उन्होंने कही कि युवक निकलेंगे और मारेंगे, तो और इस तरह की लाइन तो हमेशा से ही वो करते रहते हैं। एकदम से ये लगता है कि हाँ ऐसा हो। और सौरभ, इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे ना तो उसमें एक डिजाइन समझ में आएगा कि अचानक आर्टिकल छपने लगेंगे, अचानक यूथ को कनेक्ट किया जाने लगेगा, अचानक विदेश में कोई बैठा है कुछ कर रहा है और उसको पूरी ताकत से आप बाकी लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इंडिया से तुम यूएस चले गए पढ़ाई करने के लिए और बोस्टन में बैठ के फिर तुमको बेरोजगारी का दंश अचानक से समझ में ये आ रहा वो है। दीपक जो उसको हाँ, जो अभी आ रहा है ना वो। अच्छा, आने से पहले भी जो एक प्रक्रिया होती है प्रदर्शन करने के लिए कि पुलिस को दे देना, ये कुछ करना, वो पता चल रहा है कि नहीं हमने कुछ दिया नहीं, किया नहीं, उस दिन जाएंगे परमिशन लेंगे, नहीं तो वहीं बैठ जाएंगे। मतलब क्या है कि आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा सीन हो कि स्टूडेंट सड़क पे दिखें और उसके सहारे आप एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करें। और एक चीज़ तो होता ही है ना कि देश में सभी लोग तो बीजेपी के सपोर्टर होते नहीं। कांग्रेस के पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वो उस वोट बैंक में सभी हैं, उसमें यूथ भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, हर तरफ पे ये रहता है। फिर भी कहता हूँ ये बीजेपी का पॉलिटिकल चैलेंज है, वो उसको उस तरीके से निपटेगी। और सिस्टम के हिसाब से अगर आप देख लें तो राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं तो सिस्टम पे उतना कब्जा कि हर सेक्शन से उनके पास लोग पहुंच रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है, प्रधानमंत्री मोबाइल भी नहीं रखते हैं, तो मतलब सीईसी तो प्रधानमंत्री को भी कम्युनिकेट नहीं करते और ना उनसे कोई मुलाकात होती है। इंटेलिजेंस के आदमी भी गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करता है, वही प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने नहीं आता। तो एक मायने में देखें तो राहुल गांधी का कब्जा ज़्यादा है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया। कब्जा तो आपने कर लिया है अगर हर तरफ से आपके पास ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। और अगर इतनी ज़्यादा नाराजगी है तब तो फिर चिल करना चाहिए ना, फिर रिलैक्स होकर चिल करना चाहिए, हो ही जाएगा फिर एक साल में। नहीं तो चिल तो वो करते हैं चिल तो वो हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे कब्जा भाई, जिसकी सरकार है उसी को रिपोर्ट करेगा सिस्टम तो। और अब राहुल गांधी नहीं, दो और लोगों को करता हाँ है। एक राहुल गांधी, एक अरविंद केजरीवाल। कोई उनको भी तो आईबी के लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी के लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में आईबी की रिपोर्ट सबसे पहले केजरीवाल के पास। तो आपने वो खबर नहीं देखी थी अभी जो रिसेंट हुआ उनके साथ आईबी वाला, वहाँ बड़ोदरा उन्हीं के लोग पकड़े गए। उस समय का चीफ पकड़ा गया। उस समय भी दिखाते थे, देखिए आईबी ने कहा कि 100 सीट तो मिल रही है। आईबी का अफसर बन के फोन कर रहा था और अरविंद केजरीवाल ने उसी नंबर पे फोन कर लिया, तो पता लगा तो घर का ही नंबर है, पार्टी का नंबर निकला वो। नहीं, बट सिर राहुल, जैसे इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो राहुल गांधी को तो बस इंतजार, मौके का इंतजार करना चाहिए, या फिर वो मौका क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो मतलब क्या कुछ नहीं, ऐसा है कि दो चीजें होती हैं जो आप कह रहे हैं, मौके का इंतजार करना चाहिए, क्रिएट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो शशि थरूर ने इस पर रिएक्ट किया है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कि सोशल मीडिया बैलेट बॉक्स नहीं है। जो लोग राजनीति चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कमेंट करके, उनको ये समझना चाहिए कि उससे कुछ नहीं होगा। आपको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। तो जमीन पर उतरकर काम करेंगे तो उसका असर, सबसे बड़ा टेस्ट तो जो है चुनाव ही है। और अपने देश में तो हर साल चुनाव चलता है, लगातार चुनाव चलता रहता है। लोकसभा का होता है तो विधानसभा का अलग अलग राज्यों में होता है, फिर स्थानीय निकाय के होते हैं, पंचायत के होते हैं, कोई ना कोई चुनाव तो चलता ही रहता है जी। तो इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां 36 साल से बीजेपी है, वहां स्थानीय निकाय के चुनाव में जो है सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देती है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी 294 में से 208 सीट जीत जाती है। असम में 126 में से एनडीए 102 जीत जाता है। तो भाई कोई तो प्रमाण दिखना चाहिए कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ है। नाराजगी कोई दुनिया में सरकार नहीं है जिससे ना हो, असंतोष कोई सरकार नहीं हो सकती जिससे ना हो। हर समय होता है और हमेशा रहेगा। कोई सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर सकती है और कोई सरकार ऐसी नहीं होती जिसमें कोई कमी ना हो। फिर ये बताइए, क्या इस सरकार के सामने इस वक्त कोई स्पेशल चैलेंजेस हैं? नहीं, स्पेशल चैलेंज तो पूरी दुनिया के सामने है और वो इकोनॉमी का है, वो इस सरकार के सामने भी है। निश्चित रूप से ये वॉर अगर लंबी चली, तेल का संकट और बढ़ा, तो उसका केवल जो है पेट्रोल और डीजल के दाम पर असर नहीं पड़ेगा। क्या ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, क्या इस सरकार का अपना कुछ अपनी किए का कोई पैदा हुआ क्राइसिस भी है? ये तो आप कह सकते हैं कि ये और बेहतर कर सकते थे, लेकिन ये कि ये कर दिया इस वजह से ये डूब गया,
ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देता कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से सब चौपट हो गया। अब जैसे तो इन्होंने कह रहे हैं कि वो जो प्रोटेक्शन था उन्होंने खत्म कर दिया। अरे कौन सा प्रोटेक्शन बताओ तो। जो भाई मान लीजिए किया हो ऐसा तो आपको बताना तो पड़ेगा कि प्रोटेक्शन था क्या। लेकिन ये बीजेपी सरकार से ही जुड़े हुए या अलाइंड माइंडेड लाइक माइंडेड जो अर्थशास्त्री ने, सुरजीत भल्ला ने, तो सही बात है, दो बैक टू बैक वो कह रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम ने भी शायद कुछ बोला है, जो पहले वो थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। सो वो ये तो कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी में सब कुछ तो ठीक नहीं है। ये तो सरकार भी मान रही सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने सलाह दी तो सरकार उस पर तुरंत एक्ट करे। हमारी सलाह ऐसे ही नहीं है कि हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, खत्म हो गया। अगर आप हमारी सलाह नहीं मान रहे तो इसका मतलब आप हमको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ऐसा मतलब दुनिया में बताएं वो कि कौन सा देश है जिसकी इकोनॉमी में संकट नहीं है, समस्या नहीं है। ठीक है सर, ये बात भी प्रदीप जी की बिल्कुल ठीक है कि हर सरकार, कोई भी सरकार हो, उससे एक वर्ग तो नाराज रहता ही है या एक वर्ग असंतुष्ट तो रहता ही है। वो इस सरकार के साथ भी है। सवाल ये है कि क्या ये सरकार रिसेप्टिव है, ये आलोचना देखती है, आलोचना के पीछे की वजह देखती है और क्या उस पर एक्ट करती है। उस आलोचना को भी छोड़ दीजिए, अगर इसको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है किसी सेक्टर में, तो मेरे पास वो सही फीडबैक आए और मैं उस पर एक्ट करूं। क्या इस सरकार का रवैया ऐसा रहा है? देखिए, कम से कम राजनीतिक मामलों में तो रहा है, उसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक मामलों में जहां राजनीतिक नुकसान होता दिखे किसी भी मामले में, तो उस पर तो सरकार तुरंत रिसेप्टिव है, तुरंत प्रतिक्रिया देती है, मिड वे में कोर्स करेक्शन करती है, उन चीज़ों को ठीक किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप मिड वे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए है, और उसमें प्रॉब्लम रहा है। अब ये ठीक बात है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई फाउंडेशनल जो सेफ गार्ड थे उनको हटा दिए हैं। कुछ फाउंडेशनल सेफ गार्ड्स की बात हो सकती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, PSUs के जो पैसे लगे, यहाँ लगे, इस इन्वेस्टमेंट में लगे, इस शेयर में लगे, इस मार्केट में लगे, इस कैपिटल में नहीं लगना चाहिए, वो कह सकते हैं आप। लेकिन जो बड़े फैसले थे लॉन्ग टर्म के लिए, आज क्या है, आज हम लोगों ने कल भारत का शेयर बाजार स्लिप करके 7वें पोजीशन पर आ गया। पूरा मार्केट कैपिटल भारत के शेयर बाजार का, जितनी लिस्टेड कंपनियां, और एक TSMC कंपनी है ताइवान की जिसका मार्केट वैल्यू पूरे मार्केट से हम लोग के ज्यादा हो गया उसका। साउथ कोरिया हमारे से ऊपर आ गया, ताइवान हमारे से ऊपर आ गया। 4 देश पहले से ऊपर हैं, अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग। अब 2 और कंट्री आ गए हमारे से ऊपर। तो ये लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग की बात कर सकते हैं कि जो AI का जैसे आने वाला था, सारी दुनिया में पैसा भी AI में जा रहा है, तो हम लोग नहीं गए उसमें। तो इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिन चीज़ों में आप कह सकते हैं वो है, जैसे अब हम लोगों ने 30,000 करोड़ रुपए भारत ने कोल टू गैसिफिकेशन को में अब सैंक्शन किया, हम लगा रहे हैं। चाइना कितने दिनों से कोयला से तेल और कोयला से गैस बना रहा है, तो ये हम लोग के भंडारण की कैपेसिटी अभी भी 3 ही जगह है। अमेरिका 37 नए बना रहा है, चाइना 37 नए बना रहा है, 100 उसके पास ऑलरेडी है। कोरोना में उसने सस्ता तेल खरीद करके भंडार किया अपना, उसके पास 10 महीने का स्टोरेज है। हमारे पास जो 60 दिन का स्टोरेज है उसमें सारी चीज़ें हैं, कच्चा तेल भी है, प्रोसेस्ड तेल भी है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी है, सब मिलाकर के 60 दिन का है। तो ये सब कई चीज़ें हैं जो इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अगर ज़्यादा सफ़र कर रही है तो उसका कारण ये सब चीज़ें हैं। इनको ठीक किया जा सकता था। जो अभी आप मानते हैं कि और देशों की तुलना में हमारी इकोनॉमी ज़्यादा सफ़र कर रही है? बिल्कुल। जो उन्होंने कहा, जो हम लोग 2 लोग, अभी रुचिर शर्मा का इंटरव्यू आपने देखा ही होगा कि अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, अपोजिट ऑफ लव इज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी कुछ पॉइंट आउट कर रहा है तो भाई देखना चाहिए उसको। अपोजिट ऑफ लव इज इंडिफरेंस। उन्होंने कहा कि इंडिफरेंस है, दुनिया अब नहीं उस तरह से जो इंडिया स्टोरी है उसको उस तरह से नहीं देख रही है। तो इस चीज को कैसे सरकार लेती है, कैसे इस पर आगे बढ़ती है, आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या क्या चीजें ऐड की जाती है आपने पॉलिटिकल बात की, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात की, मैं तीसरी बात कर रहा हूं सोशल फ्रंट पे। जैसे ये बच्चों वाला मुद्दा हुआ अभी एग्जाम और CBSE और ये सब, इसको मैं सोशल अनरेस्ट वो मानता हूँ कि इससे एक सोशल अनरेस्ट हो सकता है, हुआ लोगों में, तकलीफ हुई लोगों को, प्लानिंग का ही प्रॉब्लम है ना। नहीं, इसमें क्या कोर्स करेक्शन करती है सरकार ऐसे मामलों में? नहीं हो रहा है ना, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग तात्कालिक उपाय कर रहे हैं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है और हम साइक्लिकल उपाय कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल उसको कहिए ना, आज क्या है, हम प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं अगर मन की बात में कि भाई ये समस्या है, और भरोसा दिलाते बच्चों को कि अभी 21 तारीख को जो परीक्षा होगी उसमें गड़बड़ी नहीं होगी और तमाम स्ट्रक्चरल जो चेंजेज होने हैं वो सरकार करेगी।
तो वो नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा वो है। स्ट्रक्चरल चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं हो सकता ना। वो अब जैसे उन्होंने कहा कि इसको सीबीटी से कराएंगे एग्जाम। सौरभ जी, 2024 में जब के राधाकृष्णन कमेटी ने सिफारिशें कर दी, अब तो हम आज की बात कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो आज अगर स्ट्रक्चरल चेंज शुरू करेंगे तो 5 टाइम साल, 7 साल, अब समय लगेगा। टाइम। अब चलिए तीनों बातें पूछ लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ्रंट और सोशल फ्रंट। नहीं, पॉलिटिकल में तो निश्चित तौर पे फीडबैक सिस्टम बहुत कमाल का रहता है। इकोनॉमिक फ्रंट में सर अब क्या होता है ना कि ओपिनियन इतने ज़्यादा अलग अलग होते हैं। अब जैसे ताइवान की इकोनॉमी है, उसका शेयर बाजार बहुत बड़ा हो गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सुपर कंडक्टर। हाँ, वो ये है उसमें सेमीकंडक्टर के चलते आप बहुत बड़े हो गए। हमारे पास क्या, हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके उस चीज़ों को करें। कोरोना के दौर में अगर चाइना ने बहुत तेल रिजर्व बना लिया तो चाइना की इकोनॉमी इतनी सरप्लस इकोनॉमी थी कि वो इस काम को कर सकता था। हमारे लिए तो लोगों की ज़िंदगी बचाना, लोगों को अनाज देना, लोगों को फ्री का राशन देना, ये सब उस समय हमारी प्राथमिकता थी। चाइना की इकोनॉमी कितनी है आज? कितने ट्रिलियन डॉलर? कोई तुलना भी और करना हम अभी शर्मनाक। 4.25 साढ़े 4 और चाइना इतना बड़ा, इतना विशालकाय नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं हुआ है। 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन अमेरिका। तो 5 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी। हाँ, तो उनके पास ज़्यादा वो resources उतने ही ज़्यादा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो चाइना ऑलरेडी एक विशालकाय बरगद बन चुका था। तो ऐसा नहीं था कि इनके दौर में ये देखते रह गया चाइना उतना बड़ा हो गया। तो इन चैलेंजेस में, दूसरा इकोनॉमी में किसी भी इश्यूज़ को अगर आप देखेंगे ना तो उसमें ओपिनियन अलग अलग होता है। ऐसे करना चाहिए, रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट घटाना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव चीज़ें नहीं होती, सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं। उन सब्जेक्टिव कंडीशन में कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे होते हैं जो अलग राय देंगे, दूसरे दूसरा के देंगे। लेकिन ये क्राइसिस जब इस तरह का आ गया, जिसमें जैसे आपके देश की इकोनॉमी के क्या बाकी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसमें चैलेंजेज आ रहा है, उन सारे पैरामीटर्स को अगर आपको उठाकर देखेंगे तो उनमें से ज़्यादातर में आप ठीक नज़र आ रहे हैं। ये क्राइसिस ऐसी है जिसमें सरकार बहुत कुछ कर नहीं सकती थी। बहुत कुछ क्या, कुछ नहीं कर सकती। आज मैं सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर ये क्राइसिस कब खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझसे नहीं, आपको ये सवाल किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि वो दोनों करने क्या वाले हैं। अच्छा, ईरान और अमेरिका। हाँ, कि अगर इस तरह की अगर क्राइसिस हो तो उसमें चैलेंजेस निश्चित तौर पे। ठीक। थर्ड, सोशल। नहीं, सोशल में जैसे इस एग्ज़ाम वाले की ही बात सौरभ कर लें तो कोशिश यही की गई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, फिर आपने एक सेटअप बनाया, उस सेटअप ने कई सारे एग्ज़ाम अच्छे कराए, ये ख़राब हुआ। 2024 में जब हो गया था तो दोबारा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट समझें कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आपको क्वेश्चन सेट करना है, वो अगर बेईमान निकल गया, क्वेश्चन ट्रांसलेट करना है, वो बेईमान अगर निकल गया तो किस इंफ्रास्ट्रक्चर से, किस सेटअप से, किस स्कैनिंग के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मैं बेईमानी करूंगा या नहीं करूंगा, अगर मेरा पहले का बैकग्राउंड नहीं। जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी और इंश्योर भी करना पड़ेगा कि दोबारा ना हो। कैसे भी करिए। आप ये बताइए कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैं आगे क्या बोल दूंगा, आप क्या जानेंगे? मैं सारी बातें मान ली। मैं कह रहा हूँ कि आप देश के शिक्षा मंत्री हो, मैं आपसे पूछूं, मैं स्टूडेंट हूँ, सर अगली बार पेपर लीक तो नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। यही होगा ना? तो यही बिल्कुल इंश्योर करना है। नहीं। और उसके बाद अगर इस तरह की बेईमानी के द्वारा हो जाए तो आपको क्या कहेंगे कि कहाँ लैप्स हुआ, क्या करना चाहिए? ये कहना चाहिए मैं गारंटी नहीं दे सकता। ये बात कोई सरकार ऐसे बोलेगी, अब मैं गारंटी नहीं दे सकता। भाई वो अपने तरफ से कोई कुछ। देखिए, जो इकोनॉमी पे आप बात बोल रहे थे, देवेंद्र ने जो बात कही कि आप कोरोना का दौर याद कीजिए। एक कोई इकोनॉमिस्ट बताइए जो कह रहा था कि आप जो है फिस्कल प्रूडेंस जो है या आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी चिंता कीजिए और आप ज़्यादा जो है बड़ा पैकेज मत दीजिए। सब एक स्वर से कह रहे थे कि भूल जाइए फिस्कल डेफिसिट को, खोल दीजिए, खर्च कीजिए, आप नोट छापिए। देखिए अमेरिका को इतनी बड़ी इकॉनमी है, डॉलर छाप रहे हैं, आप क्या कर, मतलब रोज आलोचना होती थी मोदी की। आज कोरोना के बाद पूरी दुनिया देख रही है कि सबसे सही कदम भारत ने उठाया कोरोना के दौरान। इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए सबसे कम नुकसान भारत का हुआ। वो ऐसा दौर था कि ये कोई कह ही नहीं सकता कि नुकसान नहीं होगा। -13 या -27 पर एक क्वार्टर में जो है वो ग्रोथ चली गई थी। लेकिन उसके बाद हम कैसे उससे निकले और उसके बाद जो है हम दुनिया के चौथे नंबर की इकोनॉमी बने उस क्राइसिस से निकलकर। तो ये कहना कि वो इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है तो इसका मतलब यही सही है, बाकी कोई जो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है। सरकार जो कर रही है वो गलत है क्योंकि फला इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही। रघुराम राजन तो ये बोल रहे थे ना कि अगर
4.5%, 5% भी ग्रोथ हो जाए इंडिया की, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा नहीं सर, रघुराम राजन की बात को तो ये माना गया कि अब ये तो विरोधी हो गए हैं सरकार के। इकोनॉमिस्ट तो हैं। हाँ, इकोनॉमिस्ट है भाई, दुनिया भर में जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आपके आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो उनकी बात को मतलब हमारी आपकी बात की तरह तो नहीं टाला जा सकता कि इनको इकोनॉमी के बारे में नहीं मालूम है। उनके बारे में तो नहीं कह सकते कि इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते, और उन पर ये आरोप किसी आधार के बिना नहीं लगा सकते कि वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो यही माना जाएगा ना कि देश की इकोनॉमी के हित में बोल रहे हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किसकी बात मान लेनी चाहिए? तो आप इनकी बात से सहमत हैं कि इंडियन इकोनॉमी और देशों से ज्यादा सफर कर रही है इस वैश्विक संकट में? निश्चित पहले से कर रही है, इस संकट से पहले से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इससे पहले से पैसा बाहर ले जा रहे थे। देखिए, एफआईआई की बात को समझिए, वो फायदे के लिए आते, मुनाफे के लिए आते हैं। जिस बाजार में ज्यादा मुनाफा मिलेगा वहां जाएंगे। यहां हमारे यहां जो है कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स थी वो कम हो रही थी, हमारी मार्केट उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं रह गई थी, इसलिए जो है जहां ज्यादा मुनाफा हो रहा था वहां जा रहे थे, अब भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई, एक समय ऐसा भी था अमेरिका से पैसा निकल रहा था। सर कमिंग बैक टू राहुल गांधी, क्या क्योंकि लेकिन उनकी बात के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करना जरूरी था ना। समझे कि देश में क्या ऐसे हालात बने हुए हैं जिनको वो भुना पाए? ऐसा कोई मुद्दा है जिसको वो भुना पाए? नहीं, अगर वो ऐसा मुद्दा हो तो भी वो नहीं भुना पाएंगे। और मुद्दा मेरी समझ से तो है नहीं ऐसा कि कोई जो है क्रांति होने वाली है नहीं, या वो भुना पाएंगे, सुनामी आने वाली है। नहीं, देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी ना, क्रिएट करने वाली बात, वो ये क्रिएट करने वाली बात है। अब जनरल रिएक्शन पूछिएगा लोगों से, स्ट्रीट पर, गांव में, शहरों में, कस्बों में, प्रदीप जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो लोग कहेंगे कि सबसे पहले कौन भांप लेता है कि सत्ता बदलने वाली है? तो लोग कहते हैं कि अधिकारी भांप लेते हैं सबसे पहले कि बदलने वाली है, अधिकारी पाला बदल देते हैं, तो समझ जाइए कि सत्ता बदलने वाली है। तो ये क्रिएट कर रही है स्थिति। राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बदल रही है, जुडिशियरी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम अब हमको रिपोर्ट कर रहा है, अंदर से हमको खबरें आने लगी हैं, ताकि जनता ये समझे कि अधिकारी बदलने शुरू हो गए हैं, तो हवा बदलनी शुरू हो गई है। मतलब ये हो सकता है कि इतनी दूर की कौड़ी उन्होंने नहीं सोची हो, लेकिन ये कहने का मतलब ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो भी सकता है कि ये हो, उनको किसी ने समझाया हो कि इस तरह की आप मैसेजिंग करिए जनता के बीच में, ये मैसेज जाए कि अब हवा बदल रही है, अधिकारी लोग इनको छोड़ करके। बात तो आप भी सबसे करते हैं और सब लेवल पे करते हैं, तो कोई हवा बदल रही है? देखिए, कुछ लोग तो निश्चित रूप से है ना भाई, एक यहाँ कुछ लोग तो अधिकारियों में भी बैठे हुए हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं। ज्यादा कौन से मिलते हैं? देखिए, दिल्ली में तो ज्यादा संतुष्ट लोग हैं। अच्छा ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की बात ही करेंगे। आम पब्लिक लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही, क्या कर रही, इस पर कभी नहीं जाता। और ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा दर्द भी वैसे नरेंद्र मोदी ने इस रूप में दिया है कि पहले के ब्यूरोक्रेसी को, सौरभ, अगर आप देखें तो 12 बजे आते थे, ऑफिस आए, 1-1.5 घंटा चाय कॉफी हुआ, कुछ टीवी भी देखे, उसके बाद निकल गए घर, लंच किया, आराम करें, और उसके बाद जिमखाना क्लब में पहुंच गए। अब यहाँ पे 9:30 में जाइए और 9:30 में जाके अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए, और फिर रात में जब निकलना है तो थंब इम्प्रेशन दीजिए, और सैटरडे संडे भी भूल जाइए। तो ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा हिस्सा तो है जिसको ये पसंद नहीं आता। आज का प्रोग्राम देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि हमने राहुल गांधी की बात को सीरियसली नहीं लिया। बिल्कुल सीरियसली लिया, हर पैमाने पर डिस्कशन किया। एक चीज और सौरभ, कि इकोनॉमी के हिसाब से एक छोटी बात आपको बताऊं कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है ना, वहाँ मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एक बार में 8-8 हज़ार लोगों को ले ऑफ कर रही हैं, नौकरी से निकाल रही हैं। वहाँ पर यह स्थिति है। सजाता हुए कहेंगे कि हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप लोग तो, सब लोग जो वहाँ बैठे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इंडिया के उस सेक्शन में आते हैं, उस लेयर में आते हैं जिसको बहुत संकट नहीं देखने पड़ते, अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ सेटल है। आम आदमी, बिल्कुल जो बेसिक आदमी है, जो ज़मीन पे है, बिल्कुल वो अगर तकलीफ उसको होगी तो वोट भी सबसे ज़्यादा वही देता है। आप वोट देने नहीं जाएंगे चलेगा, वो जाता है, उसको तकलीफ अगर होगी तो वो देगा तकलीफ, वो पास ऑन करेगा। बिल्कुल। वो अगर उसको उतनी तकलीफ हो रही होती तो बर्दाश्त भी ज्यादा करता है हमसे, आपसे। हाँ, लेकिन हम आप जल्दी नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग रोप देता, कोई भी सरकार, अगर वो उसको तकलीफ हो रही होती तो अब तक उसने बता दिया होता। बिल्कुल, वही तो कह रहे, कहीं तो कोई लक्षण तो दिखे। मैं तो शुद्ध रूप से उसी वाला हूँ, मैं तो उसी कैटेगरी वाला। अभी मैंने आपने एक ही थान के सिवाय माना जाएगा। चलिए सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी, जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।